हेलो फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी जेसीईआरटी सॉल्यूशन। क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है। चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। चैप्टर नंबर 7 है। क्वेश्चन है या पेज नंबर 157 में। पहला क्वेश्चन है कि यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तो तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा? तो इसका आंसर होगा लक्षण बी अब पहले उत्पन्न हुआ होगा क्योंकि इसका प्रतिशत ज़्यादा है। इसे लक्षण ए से केवल 10% जीवों में है। अलैंगिक प्रजनन में डीएनए प्रकृति के समय कम विभिन्नताएं होती है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि विभिन्नताओं उत्पन्न होने से किसी स्पेसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? तो इसका आंसर होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों के अनुसार स्वयं को बदलना पड़ता है। वह वातावरण के अनुसार अनुकूलित होने पर ही जीवित रह सकते हैं। अतः विभिन्नताएं के उत्पन्न होने से किसी स्पेसीज का अस्तित्व बदल जाता है तथा यह लैंगिक प्रजनन में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 161। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मेडल कप के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? तो इसका आंसर है कि मेडल ने बौने व लंबे मटर के पौधे का संकरण किया। F1 प्रथम पीढ़ी में नहीं पौधों लंबे आकार के थे। इस प्रकार बौने पौधे F- या F1 पीढ़ी में नहीं दिखा। इसके पश्चात उसने दोनों तरह के पैतृक पौधे तथा पीढ़ी 1 का स्वपरागण कराया। अब उत्पन्न F2 के सभी पौधे लंबे नहीं थे। इसका निष्कर्ष निकला कि लंबे होने का लक्षण प्रभावी व बौनेपन का लक्षण अप्रभावी है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि मेडल के प्रयोगों से कैसे पता चले कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? तो इसका आंसर है कि मेडल ने गोले बीज वाले लंबे पौधे का झुर्रीदार बीजों वाले बिने पौधे से संस्करण कराया तो संतति में सभी पौधे प्रभावी लक्षण के थे, परंतु संतति में कुछ पौधे गोल बीज वाले, कुछ झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे थे। अतः ये लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग O है से विवाह करता है। उसकी पुत्री का रुधिर वर्ग O है। क्या यह सूचना पर्याप्त है? यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग A अथवा O प्रभावी लक्षण है, अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। इसका आंसर होगा कि यह सूचना पर्याप्त नहीं है। कुछ लक्षण जीनोम में निहित होते हैं, परंतु जानकारी के अनुसार हम कह सकते हैं कि रुधिर वर्ग O प्रभावी है। कुछ लक्षण जीन में छुपे होते हैं, केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? इसका आंसर होगा कि बच्चे में लिंग गुणसूत्र निर्धारित करता है। मानव में गुणसूत्र निर्धारित करता है। मानव में गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए भी। इसमें से एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र का होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XX होते हैं, लेकिन पुरुषों में लिंग गुणसूत्र XY होते हैं। सभी बच्चे माँ से X गुणसूत्र पाए जाते हैं, परंतु पिता से X या Y कोई भी। इस प्रकार पिता का गुणसूत्र निर्णय करता है कि बच्चा बेटा है या बेटी है। अगर पिता से X गुणसूत्र मिलता है तो बेटी होगी और Y से मिलता है तो बेटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 165। क्वेश्चन है यह पहला कि वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले समष्टि जीवों की व्याख्या समष्टि में बढ़ सकती है?
तो इसका आंसर होगा समष्टि लक्षण वाले वृष्टि जीवों की संख्या निम्न तरीकों से समष्टि में बढ़ सकती है। तो पहला पॉइंट है समष्टि की वृद्धि लैंगिक प्रजनन पर आधारित है। विभिन्नताएं ही स्पेसीज को सुरक्षित रखती है। छोटे जीवों बड़े जीवों से सुरक्षित कर रखने के लिए रंग विभेद कर सकते हैं। दूसरा है इसका पॉइंट, छोटी समष्टि अधिकतर शिकार बनती है, अतः आकार परिवर्तन के कारण भी यह वृष्टि बच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः गलती अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों? तो इसका आंसर होगा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रभावी लक्षण डीएनए द्वारा स्थानांतरित होते हैं। उपार्जित लक्षण डीएनए में नहीं आते, अतः ये अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। अगला क्वेश्चन है कि बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता किस दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? तो इसका आंसर होगा कि पर्यावरण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर बदलाव उत्पन्न करता है तभी वह जीवित रह पाता है। बाघ पर्यावरण के अनुकूल परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। पर्यावरण में मनुष्य के द्वारा आए दिन परिवर्तन हो रहे हैं। बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, जो चिंता का विषय है। पेज नंबर 166, इसमें पहला क्वेश्चन है कि वे कौन से कारक हैं जो नई स्पेसीज के ऊर्ध्वाधर में सहायक है? तो इसका आंसर होगा कि कारक जो नवीन स्पेसीज के जन्म में सहायक होते हैं। तो इसमें से पहला जो होगा शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन, दूसरा है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, तीसरा है विभिन्नताएं जिसमें जनन की क्षमता ना हो, और चौथा जो है आनुवांशिक विचलन या प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या भौगोलिक प्रतिक्रमण स्वपरागृत स्पेसीज के पौधे के जाति वर्धभाव का प्रमुख कारण हो सकते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं? इसका आंसर होगा कि भौतिक लक्षण भौगोलिक प्रतिक्रमण द्वारा प्रभावित होते हैं और इनमें विभिन्नताएं जाति ऊर्ध्वाधर का एक अन्य कारक हो सकता है, परंतु मुख्य कारण डीएनए की प्रकृति के दौरान उसमें परिवर्तन आना होता है। स्वपरागृत स्पेसीज में नई पीढ़ियों में नए बदलाव या विभिन्नताएं उत्पन्न होने की उम्मीद बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या भौगोलिक प्रतिक्रमण अलैंगिक जनन वाले जीवों के जाति ऊर्ध्वाधर का प्रमुख कारण हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं? इसका आंसर है अलैंगिक जनन में उत्पन्न जीव लगभग एक दूसरे के समान होते हैं अथवा उनमें बहुत थोड़ा अंतर होता है। इस क्रिया में विभिन्नताएं डीएनए प्रकृति के दौरान ही होती है तथा ये विभिन्नताएं बहुत कम होती है। भौगोलिक प्रतिक्रमण इनमें जाति ऊर्ध्वाधर का प्रमुख कारक हो सकता है, क्योंकि इसके कारण ही नए वातावरण में जीवित रहने व जीव अपने अंदर नए उत्पन्न करते हैं। पेज नंबर 171 पहला क्वेश्चन है इसमें कि उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका प्रयोग हम दो स्पेसीज के विकासीय संबंध निर्धारण के लिए करते हैं। तो इसका आंसर होगा कि दो स्पेसीज के विकासीय संबंध निर्धारण के उदाहरण पक्षियों, सरीसृप व जल या स्थलचर की तरह ही स्थानीय धारियों के भी चार पैर होते हैं, चाहे इनकी आधारभूत संरचनाएं एक पर भिन्न कार्य संपन्न करने के लिए इनमें रूपांतरण हुआ है। इस प्रकार समजात लक्षणों से ही हम इन संबंधों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं? तो इसका आंसर होगा नहीं, वे समजात नहीं समरूप अंग कहलाते हैं। तितली और चमगादड़ के पंखों की संरचना अलग होती है। वे उत्पत्ति मर भी एक समान नहीं होती। तितली के पंख में हथेलियाँ नहीं होती जबकि चमगादड़ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं?
तो इसका आंसर होगा कि मृत जीवों के अवशेष चट्टानों पर के चिन्ह या उम्र के सांचे व शरीर की छाप जो हजारों साल पूर्व जीवित थे, इस तरह के सुरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। ये जीवाश्म हमें जैव विकास प्रक्रम के बारे में कई बातें बताते हैं। कौन से जीवाश्म नवीन हैं और कौन से पुराने, कौन से स्पीशीज विलुप्त हो गई है। ये जीवाश्म विकास विभिन्न रूपों तथा वर्गों कभी वर्णन करते गुणों को भी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 173। पहला क्वेश्चन है इसमें कि क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग, रूप में इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं। तो इसका आंसर होगा कि सभी मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं, जैसे उत्खनन, समय निर्धारण व जीवाश्म अध्ययन के साथ डीएनए अनुक्रम के निर्धारण से मानव के विभिन्न चरणों का ज्ञान होता है। मानव पूर्वजों का उद्भव अफ्रीका में हुआ। अफ्रीका से पूर्वज विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए तथा कुछ वहीं पे रह गए। अतः आभासी प्रजाति का कोई जैविक आधार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विकास के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चिंपांजी में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि मानव एक चिंपैंजी दोनों के ही पूर्वज एक समान थे। चिंपैंजी मानव के ही समान अपने क्रियाकलाप संपन्न कर सकता है, परंतु अत्यधिक जटिलता के कारण विकास की दृष्टि से शारीरिक अभिकल्प में त्रुटियां भी है, पर फिर भी जीवाणु, मकड़ी व मछली से उत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ अभ्यास का कि मेडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संस्करण बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधे में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की आनुवंशिकता रचना निम्न थी। तो इसका आंसर यहाँ पे ऐसे दिखाया गया, सी नंबर है। टी लिखा हुआ है, स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब लंबे पौधे और बौने पौधे, और WW ये इसका कलर बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे समजात अंगों का उदाहरण दीजिए। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है कि हमारा हाथ तथा कुत्ते अग्रपात हैं। दूसरा है हमारे दांत और हाथी के दांत। तीसरा है यहाँ आलू और घास के ऊपरी भूस्तरीय। तो यहाँ पे इसका आंसर ये सारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किस से अधिक समानता है। तो यहाँ पे बता रहा है चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु। तो यहाँ पे है चीन के विद्यार्थी के जैसा, मकड़ी के जैसा या जीवाणु के जैसा तो समानताएं नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की एक अध्ययन से प्रचलन की रंग की आँखों और बच्चों के जनक माता पिता की आँखें भी हल्के रंग की होती है। इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आँखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी। अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर होगा इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आँखें के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है, क्योंकि माता पिता की आँखें भी हल्के रंग की है, अतः हम प्रभावी लक्षण हल्के रंग को कहेंगे, हालांकि गहरे रंग का लक्षण अप्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंधित है। तो इसका आंसर होगा कि मानव के पूर्वज एक ही थे। धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ तथा इसी विकास के कारण जीव सरलता से जटिलता की ओर अग्रसर हुए तथा विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत हुए। इस प्रकार जैव विकास ही वर्गीकरण की सीढ़ी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ इसका आंसर होगा कि वे अंग जो आधारभूत संरचना में एक समान है परंतु भिन्न भिन्न कार्य करते हैं समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण हो गया पक्षी, जल, स्थलचर, अन्य के 4 पैर होते हैं परंतु सबके कार्य भिन्न भिन्न है। इसके ठीक विपरीत वे अंग जिनकी आधारभूत संरचना एक समान नहीं होती है परंतु भिन्न भिन्न जीवों में एक ही सामान्य कार्य करते हैं समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हो गए चमगादड़, पक्षी के पंख। चमगादड़ के पंख दीर्घित अंगुली के बीच की त्वचा के फैलने से परंतु पक्षी पूरी अग्र बाहु की त्वचा के फैलने से बनती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 7 नंबर की कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाएं। तो इसका आंसर होगा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें एक काले रंग का कुत्ता व सफ़ेद रंग की कुतिया लेनी होगी। यदि दोनों के साथ संकरण करने के पश्चात सभी संतानों काली रंग के उत्पन्न होती है तो हम कह सकते हैं कि काला रंग का प्रभावी है अथवा सफ़ेद रंग अप्रभावी है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है कि विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर होगा कि जीवाश्म उन जीवों के अवशेष हैं जो अब विलुप्त हो चुके हैं। जब हम उन जीवों के जीवाश्मों की संरचना की तुलना वर्तमान जीवों से करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार जीवों का विकास हुआ तथा जीवाश्म विकास क्रम प्रणाली की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किन प्रमाणों के आधार पे हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। इसका आंसर होगा कि सन 1929 में ब्रिटिश वैज्ञानिक JBS हॉल्डेन ने बताया कि शायद कुछ जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ जो जीवों के लिए आवश्यक थे। प्राथमिक जीव अन्य रासायनिक संश्लेषण द्वारा उत्पन्न हुए होंगे। इसके अमोनिया, मीथेन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु परंतु ऑक्सीजन के नहीं थे। 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर गैसों के मिश्रण में चितरंगिया रंग उत्पन्न करने पर एक सप्ताह बाद 15% कार्बन सरल कार्बनिक यौगिक में बदल गए। इनमें एमिनो अम्ल भी संश्लेषित हुए जो प्रोटीन के अणुओं को बनाते हैं। इस प्रकार अजैविक पदार्थ से जीवों की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विशेष विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती है। व्याख्या कीजिए। यह लैंगिक जनन करने वाले जीवों वेग विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो इसका आंसर होगा कि अलैंगिक जनन विभिन्नताएं बहुत कम होती है क्योंकि DNA प्रकृति लगभग समान होती है अतः संतान में भी अत्यधिक समानताएं पाई जाती है जो जन्म देते हैं। इस प्रक्रिया में DNA की विभिन्नताएं स्थायी होती है तथा स्पेसीज के अस्तित्व के लिए भी लाभप्रद है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है कि संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। तो इसका आंसर होगा कि लैंगिक जनन में जिन सेट केवल एक DNA व्याख्या के रूप में नहीं होती है। DNA के 2 स्वतंत्र अणु 2 गुणसूत्र मिलते हैं। लैंगिक जनन के में संतान को 2 गुणसूत्र मिलते हैं, एक पिता तथा एक पिता से दूसरे माता से। जो लक्षण प्रभावी होता है वही संतान में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव के लिए उपयोगी होती हैं समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो इसका आंसर होगा हाँ, यह सत्य है। प्रकृति जीवों का चयन करती है। वे जीव जो विभिन्नताएं दर्शाते हैं तथा स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बना लेते हैं जीवित रह पाते हैं। इसके विपरीत जो विभिन्नताएं नहीं दर्शाते हैं विलुप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए पर्यावरण में परिकुलता के बाघों की संख्या कमी में आना। इसके बाद यहाँ इस चैप्टर में
अभ्यास वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे में है क्वेश्चन है यहाँ पे पहला कि मेडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। तो पहला इसका आंसर होगा 1 नंबर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मटर के पौधे का। दूसरा क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है काफ़ी बार, जीन क्या होता है। तो जीन वह सूक्ष्मजीव अनुवांशिक इकाई है जो गुणसूत्रों में उपस्थित डीएनए का एक भाग होता है तथा लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।